नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राजनाथ सिंह की चीन को चेतावनी, अस्पताल हो या बॉर्डर, तैयारी में हम पीछे नहीं रहते। दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को सीधे तौर पर चेतावनी दी है। दिल्ली में एक महामारी सेंटर का जायजा लेने पहुंचे रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत हर मोर्चे पर तैयार है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ महामारी के मरीजों के इलाज के लिए बनाए गए 1000 बिस्तरों वाले स्थायी अस्पताल का दौरा करने पहुंचे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी दौरान चीन को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हम हर मोर्चे पर तैयार हैं, चाहे बॉर्डर हो या फिर अस्पताल, तैयारी में हम पीछे नहीं रहते। वहीं अमित शाह ने ट्वीट किया कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के साथ 250 आईसीयू बिस्तर समेत 1000 बिस्तर के अस्पताल का दौरा, जिसे डीआरडीओ तथा टाटा सन्स ने रिकॉर्ड वक्त में बनाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह अस्पताल इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास रक्षा मंत्रालय की जमीन पर महज 11 दिनों के भीतर बनाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस अस्पताल के आईसीयू में 250 बिस्तर हैं। गृह मंत्री के एक अधिकारी ने बताया कि इस अस्पताल का संचालन सशस्त्र बलों के कर्मी करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि प्रियंका का योगी पर निशाना, क्राइम में टॉप पर यूपी, सीएम के प्रचार में हुआ अपराध मुक्त। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि क्राइम में यूपी देश में टॉप पर है और सीएम योगी के प्रचार में यूपी अपराध मुक्त हो चुका है। जवाबदेही किसकी है? दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका ने ट्वीट करके कहा कि पिछले एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश में करीबन 50 घटनाएं हुई हैं। सीएम के प्रचार में तो यूपी अपराध मुक्त हो चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आंकड़ों के अनुसार कई अपराधों में यूपी पूरे देश में टॉप पर है। आज फिर जौनपुर में एक और मामला देखने को आया। अब बहुत हुआ, जवाबदेही किसकी है? दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले प्रियंका ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि कानून व्यवस्था का जिम्मा खुद सीएम के पास है। इतनी भयावह घटना के बाद उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कोई भी ढिलाई नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि तेजस्वी का बीजेपी पर बड़ा बयान, पहले डायन थी अब भौजाई है महंगाई, लालू को बताया आज की जरूरत। दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने अपने 24वें स्थापना दिवस पर रविवार को पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाली। पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा और महंगाई के विरोध में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने गांव से लेकर जिला मुख्यालय तक 5 किलोमीटर साइकिल चलाई। आपको बता दें कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एवं तेज प्रताप यादव ने पटना में एक साथ निकलकर परिवार में मतभेद के कयासों को खारिज किया। तेजस्वी ने कहा कि महंगाई पहले डायन और अब भौजाई हो गई है। तेजस्वी ने कहा कि आज देश जिस दौर से गुजर रहा है उसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सर्वाधिक जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि महंगाई पर चर्चा के दौरान तेजस्वी ने कहा कि डीजल पेट्रोल की कीमतों में 20 रुपए प्रति लीटर की कमी की जानी चाहिए, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मान नहीं रही है। आरजेडी समर्थक साइकिल चलाकर केंद्र तक आवाज पहुंचाएंगे। विडंबना ये है कि पेट्रोल सस्ता है और डीजल महंगा हो गया है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है। उन्होंने पूछा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत गिर रही है तो भारत में बढ़ क्यों रही है? जिस गति से दाम बढ़ाए गए उस गति से अनाज की कीमतें तो नहीं बढ़ी। यह किसानों पर दोहरी मार है। तेजस्वी ने तंज कसा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को महंगाई डायन नहीं भौजाई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, भोपाल पहुंचते ही आवंटित किए जाएंगे विभाग। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बैठक के बाद उन्होंने राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात की, जिसे लेकर राज्य में खींचतान चल रही है। शिवराज इस दौरान केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से भी मिले। दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री के आवास पर हुई इस बैठक के बाद चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार हो गया है, विभाग मेरे भोपाल पहुंचने के बाद आवंटित किए जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के 2 दिन बीत जाने के बावजूद विभागों को लेकर आम राय नहीं बन पाई है। शिवराज की सरकार बनाने का सबसे ज्यादा श्रेय कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाता है और सिंधिया इसके बदले अपने समर्थकों को अच्छे और प्रभावी विभाग दिलवाना चाहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि टीएमसी सांसद का विवादित बयान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बताया काली नागिन, भाजपा ने किया पलटवार।
दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने एक विवादित बयान दिया है। शनिवार को टीएमसी सांसद ने केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को काली नागिन कहकर संबोधित किया है। एक जनसभा के दौरान बनर्जी ने कहा कि काली नागिन यानी कि विषैले सांप के काटने से जिस तरह से लोगों की मौत हो जाती है, उसी तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कारण लोग मर रहे हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है। इसके साथ ही टीएमसी नेता ने कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वह देश की सबसे खराब वित्त मंत्री हैं। कल्याण बनर्जी के इस बयान के बाद अब विवाद शुरू हो गया है। दोस्तों आपको बता दें कि कल्याण बनर्जी के विवादित बयान के बाद भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि टीएमसी सांसद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को काली नागिन कहा है, जो कि निंदनीय है। ये बयान उस राज्य में दिया गया है जहां हर घर में देवी काली मां की पूजा होती है। सांसद कल्याण बनर्जी का बयान न केवल नस्लवादी है बल्कि मिथ्यावादी भी है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ यह पहला मौका नहीं है कि जब कल्याण बनर्जी ने बदजुबानी की है। इससे पहले उन्होंने पीएम मोदी को चूहे से लेकर न जाने क्या क्या कहा है। संसद में भी कई बार वह बदजुबानी कर चुके हैं, बाद में उन्हें ही माफी मांगनी पड़ती है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली में खुला दुनिया का सबसे बड़ा महामारी हॉस्पिटल महज 11 दिन में हुआ तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली में देश का सबसे बड़ा महामारी हॉस्पिटल खोला है। इस हॉस्पिटल का उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने किया। दोस्तों आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल महामारी हॉस्पिटल नाम के इस महामारी केयर सेंटर का निर्माण गृह मंत्रालय, डीआरडीओ और टाटा सन्स की मदद से किया गया है। आपको बता दें कि यह अस्थायी हॉस्पिटल है। इसकी खास बात यह है कि महज 11 दिन में बनकर तैयार हुआ है। इस महामारी केयर सेंटर में 250 आईसीयू वार्ड बनाए गए हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान यानी कि डीआरडीओ ने इस हॉस्पिटल के वार्डों का नाम हाल ही में गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के नाम पर रखे हैं। हॉस्पिटल के आईसीयू और वेंटिलेटर वार्ड का नाम कर्नल बी संतोष बाबू वार्ड रखा गया है। दावा तो यह किया जा रहा है कि यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा केंद्र है। इसका आकार फुटबॉल के करीबन 20 मैदानों के बराबर है। यह केंद्र 1700 फुट लंबा और 700 फुट चौड़ा है। आपको बता दें कि दिल्ली के छतरपुर में स्थापित राधा स्वामी सत्संग ब्यास में 10,000 बिस्तरों की क्षमता वाला सरदार पटेल महामारी देखभाल केंद्र खोला गया है। इसका निर्माण एयरपोर्ट के पास किया गया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि एयर इंडिया ने अमेरिका के लिए फ्लाइटें चलाने का किया ऐलान। 6 जुलाई को होगी टिकटों की बुकिंग। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने वंदे भारत मिशन के तहत 11 से 19 जुलाई 2020 तक अमेरिका यानी कि यूएस के लिए फ्लाइटें चलाने का ऐलान किया है। भारत और अमेरिका के बीच कुल 36 फ्लाइटें चलाई जाएंगी। इन फ्लाइटों के चलाए जाने से महामारी के चलते अमेरिका में फंसे भारतीय अपने देश वापस आ सकेंगे, वहीं भारत में फंसे लोग भी अमेरिका जा सकेंगे। आपको बता दें कि एयर इंडिया की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अमेरिका के लिए चलाई जा रही इन फ्लाइटों की टिकटों की बुकिंग सिर्फ एयर इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट या एयर इंडिया के बुकिंग ऑफिसों से की जा सकेंगी। फ्लाइटों की बुकिंग 6 जुलाई 2020 को सुबह 2 बजे से शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि शिकागो में सुबह के 9:30 बजे से बुकिंग शुरू होगी और सैन फ्रांसिस्को में सुबह 7:30 बजे से बुकिंग शुरू होगी। दोस्तों आपको बता दें कि एयर इंडिया पहले से ही 3 से 15 जुलाई के बीच अमेरिका के लिए 31 और कनाडा के लिए 9 फ्लाइट चला रहा है। भारत सरकार दुनिया भर में महामारी के चलते लॉकडाउन में फंसे हुए भारतीयों को निकालकर वापस अपने देश लाने के लिए वंदे भारत मिशन चला रहा है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि भारत में मध्य अगस्त तक आ जाएगी महामारी की वैक्सीन, तब होगी देश में महामारी के अंत की शुरुआत। दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार की माने तो अगले महीने के मध्य तक महामारी की वैक्सीन आ जाएगी। इसके साथ ही देश में महामारी के अंत की शुरुआत भी हो जाएगी। देश की 2 कंपनियों भारत बायोटेक और जायडस कैडिला की वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के चरण में पहुंच गई है। इनमें से भारत बायोटेक की वैक्सीन अगले महीने तक आने की उम्मीद है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत बायोटेक और जायडस कैडिला की वैक्सीनों को इंसान पर परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। दुनिया भर में 140 वैक्सीन पर रिसर्च चल रहा है। इनमें से इन 2 वैक्सीन को मिलाकर कुल 11 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के चरण में पहुंच गए हैं, यानी कि 11 वैक्सीन का कहीं न कहीं इंसानों पर परीक्षण किया जा रहा है। इनमें से भारत बायोटेक और जायडस कैडिला के अलावा 4 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वैक्सीन बनाने की भारत की क्षमता को लेकर लग रही अटकलों को दूर करते हुए विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय ने रविवार को कहा कि भारत वैक्सीन निर्माण का प्रमुख केंद्र है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ को आपूर्ति की जाने वाली वैक्सीन में भारत का योगदान 60% होता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि फेसबुक की टक्कर वाला स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च। दोस्तों आपको बता दें कि स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च हो गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज इस ऐप को लॉन्च किया है।
वैसे तो यह ऐप काफी पहले से ही गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध था, लेकिन इसे आज व्यावसायिक तौर पर लॉन्च किया गया है। इस ऐप की खास बात यह है कि इसे सुपर सोशल मीडिया ऐप के तौर पर पेश किया गया है। इस ऐप के जरिए चैटिंग के साथ साथ ई कॉमर्स सर्विसेज भी ली जा सकेंगी। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध होगा। इस ऐप को आत्मनिर्भर भारत के तहत लॉन्च किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रसार भारती ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस ऐप को लॉन्च होने के बारे में जानकारी दी है। अपने ट्वीट में प्रसार भारती ने इस ऐप से जुड़ा एक शॉर्ट वीडियो भी शेयर किया है। इस समय देश के 50 करोड़ से ज्यादा लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। ऐसे में यूजर्स के डेटा की प्राइवेसी बेहद जरूरी है। विदेशी ऐप के जरिए भारतीय यूजर्स के डेटा का देश से बाहर जाने का खतरा हमेशा रहता है। यही कारण है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत 59 ऐप को बैन कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स को 1000 से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल ने तैयार किया है। इस ऐप को लॉन्च से पहले ही गूगल प्ले स्टोर पर 1 लाख से ज्यादा यूजर्स ने डाउनलोड किया है। इस ऐप को 8 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस ऐप के जरिए यूजर्स फेसबुक की तरह सोशल मीडिया फीड्स का इस्तेमाल तो कर ही पाएंगे, साथ ही यूजर्स इसके जरिए ऑडियो वीडियो कॉलिंग का भी एक्सपीरियंस कर सकेंगे। इस ऐप का सीधा मुकाबला फेसबुक से होगा, क्योंकि इस ऐप के जरिए यूजर्स को सोशल मीडिया फीड्स के साथ साथ ऑडियो वीडियो कॉलिंग का भी एक्सपीरियंस मिलेगा। तो दोस्तों, आप भी इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 5G के जरिए दुनिया पर छाने की चीन की कोशिशों को लग सकता है झटका। ब्रिटेन भी लगा सकता है हुआई पर प्रतिबंध। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में अपनी कंपनी हुआई के जरिए 5G टेक्नोलॉजी में छाए जाने का जो सपना चीन देख रहा है, वह सपना अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन भी हुआई पर प्रतिबंध लगा सकता है। अगर ऐसा होता है तो चीन के लिए ये बड़ा झटका होगा। ब्रिटेन के अलावा यूरोपीय यूनियन के कई देश भी हुआई के खिलाफ सुर उठा रहे हैं। दरअसल चीन पर आरोप लगता रहा है कि वह अपनी टेलीकॉम कंपनी हुआई के जरिए दुनिया के दूसरे देशों की जासूसी कर सकता है और कई देशों ने इसको लेकर आवाज उठाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के साथ सीमा पर उलझकर चीन ने बड़ी गलती कर दी है और दुनिया भर में कई देश अब चीन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। भारत ने पहले चीन की कंपनी हुआई को आंशिक मंजूरी दी थी, लेकिन सीमा विवाद के बाद चीनी कंपनियों के लिए भारत के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं और भारत ने भी चीन की 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में महामारी फैलाने को लेकर चीन पहले ही कटघरे में खड़ा है और उसके ऊपर और आरोप ये लग रहे हैं कि वह अपनी कंपनियों के जरिए दुनिया के दूसरे देशों की जासूसी करता है। हुआई के अलावा एक और चीनी कंपनी जेटी कॉरपोरेशन के खिलाफ भी दुनिया भर में आवाज उठ रही है। अमेरिका ने इन दोनों कंपनियों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि प्रचंड के नेतृत्व में एनसीपी नेता राष्ट्रपति से मिले, ओली ले रहे कानूनी सलाह। दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि एनसीपी के असंतुष्ट नेताओं ने रविवार सुबह राष्ट्रपति विद्या भंडारी से मुलाकात की। पुष्पकमल दहल प्रचंड के नेतृत्व में एनसीपी के शीर्ष नेताओं के प्रतिमंडल ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ओपी शर्मा ओली के दल विभाजन अध्यादेश और देश में इमरजेंसी लगाने जैसे विवादास्पद निर्णय पर हस्ताक्षर नहीं करने का आग्रह किया है। साथ ही इन नेताओं ने राष्ट्रपति को आश्वस्त किया कि उनकी मंशा राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग लाने का नहीं है, ये प्रधानमंत्री खेमे की ओर से किया गया दुष्प्रचार है। राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने इन असंतुष्ट नेताओं से पार्टी विभाजन को रोकने के लिए पीएम के इस्तीफे की मांग छोड़ने की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ने कहा कि यदि आप लोग ओली को प्रधानमंत्री पद पर निरंतरता देने के लिए सहयोग करते हैं तो पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए वो मान सकते हैं। राष्ट्रपति के इस सुझाव को प्रचंड सहित कई नेताओं ने तत्काल ही खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि ओली का पीएम पद से इस्तीफा ही उनका बॉटम लाइन है। इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि केरल में 1 साल तक लागू रहेंगे महामारी से बचाव के दिशा निर्देश, ऐसा करने वाला पहला राज्य। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में लोगों को महामारी से बचाव के दिशा निर्देशों का 1 साल तक पालन करना होगा। रविवार को राज्य सरकार ने कहा कि महामारी से बचाव के लिए लाए गए सुरक्षा नियम 1 साल तक लागू रहेंगे। लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि केरल में ये दिशा निर्देश 31 जुलाई 2021 तक जारी रहेंगे। ऐसा करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है। इसके दौरान किसी भी प्रकार की सामाजिक सभा, प्रदर्शन, जुलूस समेत किसी भी भीड़ भाड़ जुटाने वाले कार्यक्रम बिना संबंधित अधिकारी की लिखित अनुमति के आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। अनुमति मिलने पर भी ऐसे कार्यक्रमों में 10 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। बीते 24 घंटों के दौरान कोंकण और गोवा, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में भीषण बारिश हुई है।
तटीय कर्नाटक, केरल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, बिहार, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ एक दो जगहों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्वी भागों, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ तथा दक्षिणी गुजरात क्षेत्र में मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है। इन भागों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और